वेलकम स्टूडेंट। सॉरी बेटा, क्लास शुरू होने में थोड़ी देर हो गई। एक पेरेंट आ गए थे और जान पहचान के थे, इसलिए थोड़ी लेट हो गए। तो सॉरी बच्चों, क्लास शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। जैस्मिन, आंचल, पूजा, तमन्ना, शुभम, हर्षिता, बहुत अच्छे बेटा। सभी बच्चों को नमस्ते बेटा। सभी बच्चों को वेलकम टू द क्लास। चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके सामने खुल गया। और अब जो है, चलिए, अब सबसे पहले मुझे एक बात बताइए। मैंने आप लोगों से कहा था कि पिछले सालों के पी वाई क्यू करना। जैस्मिन, तमन्ना, रोहित, सबको नमस्ते बेटा। वेलकम टू द क्लास सभी को। नमस्ते बच्चों। ऑफलाइन कब से बुलाओगे? एक बार गवर्नमेंट परमिशन दे दे, जिसकी संभावना पूरी पूरी है कि अगले वीक तक कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो फिर डाउट्स के लिए आपको बुला लेंगे, क्योंकि सिलेबस तो खत्म ही हो जाएगा। बताओ, तमन्ना भी कह रही राम राम सर। तमन्ना भी जो है वो कह रही है राम राम सर। वाह, ठीक बात है। बढ़िया भाई। नमस्ते भी कर रही है था, और और राम राम भी कर रही है। तो चलो बेटा, अब मुझे एक बात सारे बच्चे पहले ये बताओ कि सबसे पहले 15 मिनट क्लास लेट शुरू करने के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। एक पेरेंट आ गए थे, आप लोग माफ कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और अब जो है, मैं आगे की पढ़ाई शुरू करने से पहले पूछना चाहता हूँ, कल मैंने दो टॉपिक डिस्कस किए थे। एक क्वाड आईयूपीएसी, और दूसरा आपका क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में कई ट्रिक्स दी थी आपको। और ये कहा था पीवाई क्यू क्वेश्चन करना। पीवाई क्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या आपने करे करे तो निकले कि नहीं निकले, मैं ये पूछना चाहता हूँ। बोलो बेटा। जैस्मिन ने कहा जी कर लिए। बहुत अच्छी बात है, हो गए ना सारे? बस ये बात है, जो ट्रिक्स मैंने बताई थी उससे कर लिए ना सारे? बताओ। टेस्ट सीरीज में इतना अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। अच्छा। रोहित, डाउट भेजा था, नाम लिखा था रोहित। तमन्ना कह आंचल कह रही जी कर लिया था। और हर्षिता कह रही जी इजीली हो गए ट्रिक से। पूजा किए हैं सर, ठीक है। और आंचल कह रही है कुछ रहता है, कुछ डाउट हैं। तो अगर डाउट हैं तो आप लोगों ने मेरे पास व्हाट्सएप पे भेजे तो नहीं यार मेरे को? हैं? व्हाट्सएप पे मेरे पास भेजे तो नहीं? बोलो, बोलिए। भेजे हैं? अच्छा, भेजे हैं आंचल ने? देखूं? एक तो नंबर सेव नहीं है ना आप लोग का। भेजे हैं? तो रुक जाओ, मैं देखता हूँ, रुक जाओ। देखता हूँ। सुबह से मैंने फोन देखा नहीं, इसलिए आया होगा। हाँ, हाय हाय हाय। शुरू से ही रोहित की फोटो दिख गई भाई। ओ, सुबह से मैंने फोन देखा नहीं ना। भाई, रोहित भाई का सवाल है, और रोहित की बात तो मैं कभी काटता ही नहीं हूँ। देखो,
रोहित ने आईयूपीएसी पूछा है इसका, देखो, पीटी, पीटी NH3 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस Cl और NH2 CH3, ये पूरा एक है और इसके ब्रैकेट के बाहर Cl है। रोहित ने इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पूछा है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। तो एक काम करते हैं, पहले नाम देख लेते हैं। ये हो गया एमाइन, ये हो गया क्लोराइडो, इसको क्या बोलोगे? NH2CH3 को। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इंपॉर्टेंट बात ये है, तो NH2CH3 को हम क्या बोलते हैं? तो आपको नहीं लगता है कि ये वाला लिगेंड इसी से बना है, जैसे अमोनिया है, इसको हम एमाइन कहते हैं। तो NH2 से यहां पे CH3 बन रहा है, NH2 से यहां CH3 बन रहा है? तो अमोनिया से बनता है तो इसको बोलेंगे अमीनो मिथाइल, इसका नाम हो गया अमीनो मिथाइल। और ये एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका नाम अमीनो मिथाइल ही होगा। और इसमें पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? ये जीरो, ये जीरो, ये -1, ये -1, तो 2 आएगी, तो रोमन न्यूमरल में 2 लिख देंगे। तो रोहित भाई बस जवाब दे रहा हूं, ये है डाई अमाइन, ये है अमीनो मिथाइल, अल्फाबेटिकली ऑर्डर सेट कर लेना। क्लोराइडो, प्लेटिनम, 8 नहीं लगेगा, प्लेटिनम, रोमन न्यूमरल में 2 और थोड़ा सा स्पेस देके इस बाहर वाले सीएल को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। क्लोराइडो नहीं बोलेंगे, क्लोराइडो तो वो तब होता जब वो लिगेंड होता। तो ये वाला जो सीएल है ना, ये तो आपका वो है, वो ये तो आपका वो है, क्या बोलते हैं, आपका लिगेंड नहीं है, ये बाहर का आयन है जिसको हम आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन रोहित ने मेरे पास भेजा है, 27वां नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? और चॉइसेस मेरे को इन्होंने, रोहित भाई ने भेजी हैं ये, कोबाल्ट, En2 और आगे Cl2 और इसके ऊपर चार्ज हो गया प्लस। उसके बाद में कोबाल्ट, NH3 का होल पावर 3 और यहां पे Cl3। उसके बाद जो तीसरा है कोबाल्ट, En2 और उसके बाद जो है, नहीं, En एक है, En एक है, Cl2, अमोनिया की पावर 2, समझे, ये दिया हुआ है और उस पे नेट प्लस दिया हुआ है ना, इस पे भी नेट 0 दिया हुआ है। और लास्ट वाले में कोबाल्ट, En3 और En आप समझ ही गए होंगे। इन्होंने पूछा है कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आपको मैंने ट्रिक क्या बताई थी, याद है? कि आप बाइडेंटेट देख लो, एक है कि दो है कि तीन है। 3 वाला तो देगा ही देगा, याद आया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 2 वाला ये वाला, 2 वाला ये आया। तो 2 वाला जो है, मान के चलो कि जो 2 वाला है ये CBSE AIPMT 2009 में आया हुआ है और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको याद है ना, मैंने कल कहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अगर यूनिडेंटेट लिगेंड आते हैं तो 2 ही ऑप्शन में आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछी जाएगी, A2B2C2 या ABCDEF। क्या ये वाला A2B2C2 में आता है?
अरे इसका तो मुझे वो मिला था, फेसियल और मेरिडियन। तो ये कंपाउंड आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ी ना देगा, ये तो ज्योमेट्रिकल देगा। इसलिए इस क्वेश्चन का रोहित भाई ये आंसर हो गया। तो जो ट्रिक बताई थी वो कर दिया। बताओ बेटा, क्या समझ में आ गया आप सबको? अच्छा, उसके बाद रोहित का और तो कोई क्वेश्चन है नहीं। उसके बाद मेरे पास आए हैं क्वेश्चन। अरे अच्छा, नाम लिख दिया कर आंचल, नाम लिख दिया कर। हाँ जी, देखो इसके बाद आंचल के क्वेश्चन है, और आंचल के जो क्वेश्चन है मैं उस पे जाता हूं। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। तो जो ट्रिक मैंने बता रखी थी उसी से करना था, सीधी बात है। उसके बाद में है, आंचल ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एनायन। कौन सा कॉम्प्लेक्स एनायन होगा, और चार आईयूपीएसी नाम दे रखे हैं। चार आईयूपीएसी। पहला नाम, नाम सुनो, सबको लिखूंगा नहीं, टाइम लगेगा। फ्लोरो पेंटाएमाइन कोबाल्ट, ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट, एट 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 एट। इसका मतलब यही वाला कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया, क्योंकि एनायन में ही एट लगता था। लो, आपका क्या बोलते हैं आंचल, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस खत्म। उसके बाद दूसरा है, इन्होंने AgNO3 के साथ में प्रेसिपिटेट बनाता है, और दो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं। तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे मिलेंगे ये देखने का विषय है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये होगा मेरे हिसाब से, पीटी ऐसे लिखा हुआ है, Cl4.4 अमोनिया। किसी चॉइस में PtCl2 लिखा है, किसी में यहां दो लिखा है, ऐसे चार चॉइसेस बना रखी हैं। लेकिन मुझे आंसर ये समझ में आ रहा, क्यों? पीटी अमोनिया के चार कर दो अंदर, Cl के दो अंदर कर दो, चार दो छह, और बाहर दो Cl हो गए, ऐसे हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार और दो हो गए भाई। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपको याद है Ma4B2 का एक सिस बनता था, एक ट्रांस बनता था। तो इसके दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, याद है? Ma4B2 के दो बनेंगे, A2B2C2 के पांच बनेंगे, A2B2CD के छह बनेंगे, ABCDEF के 15 बनेंगे। ये याद करने को मैंने कल बोला था, और ये उसी पे ही क्वेश्चन है। तो आंचल बेटा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है। और ये AgNO3 के साथ में प्रेसिपिटेट भी देगा। क्यों? क्योंकि Ag को Cl पसंद है, तो ये वाला Cl का तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, लेकिन इस वाले का बनेगा। ठीक है, अच्छा। इसके बाद कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, खूब क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखियो आइसोमेरिज्म से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैज द मैक्सिमम स्टीरियो आइसोमर्स। तो मैक्सिमम स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। और मैक्सिमम कौन देगा? जो ज्योमेट्रिकल भी दे और ऑप्टिकल दे। देखो, जो सिर्फ ऑप्टिकल देगा वो ज्योमेट्रिकल अगर नहीं देगा तो कम पड़ जाएंगे। अगर इन्होंने पूछा कि भी मैक्सिमम किसके बनेंगे, तो ऐसा आंसर ढूंढो ना जिसमें ज्योमेट्रिकल भी हो और ऑप्टिकल भी हो। तो मैं चारों चॉइसेस की बजाय इसका करेक्ट आंसर ही बताता हूं, और बाकी बच्चे देखें। तो एक बात मुझे ये बताओ, MEN2 और CN2 कर दिया। अब आपको याद होगा कि जब दो बाइडेंटेट होते थे तो ज्योमेट्रिकल भी मिलता था और ऑप्टिकल भी मिलता था। एक और तीन में एक मिलता था, दूसरा नहीं मिलता था, याद है ना आपको? तो बस यही आंसर हो गया। और इन्होंने पूछा भी था मैक्सिमम कितने। बना बना के कौन देखेगा, इतना समय किसके पास है? और बना बना के देखा तो फिर ट्रिक का क्या फायदा है? उसके बाद अगला इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, लास्ट क्वेश्चन है, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। अब चॉइसेस में जो है, एक है Ma3B3, वो तो करेगा फेशियल और मेरिडियन। एक है ये वाली चॉइस, क्रोमियम। कल सारी ट्रिक बता दी थी मैंने आपको, अगर आपको याद हो। देखो, क्या इसमें सिमेट्रिकल बाइडेंटेट जो है वो तीन नहीं है? और तीन वाले में क्या बताया था?
कि आपको ऑप्टिकल मिलेगी, ज्योमेट्रिकल नहीं मिलेगी, और यही पूछा ज्योमेट्रिकल कौन नहीं देगा, तो ये आंसर हो गया। लो 4 क्वेश्चन जो हैं और 4 नंबर पे आ गए, खत्म। और किसी की कोई डाउट है? मेरे हिसाब से तो और तो है नहीं। लो सारे सॉल्व कर दिए हैं। रोहित ने भेजे थे, आंचल ने भेजे थे। अच्छा ये बताओ सारे बच्चे समझ गए कि नहीं समझ गए? फटाफट बोलो, बोलो। हैं? हाँ, मैंने सुबह से फोन नहीं देखा था ना। हाँ, अब तमन्ना कह रही है, तमन्ना का एक सवाल है कि सर जो टेस्ट हो रहे हैं इसमें अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, कैसे इंक्रीज करें? देखो, कैसे इंक्रीज करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली में क्या होता है बेटा, हम लोग को पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। जहां पीएचडी करनी होती है, इस देश का बुरा हाल है, जब पीएचडी करना बच्चे बैठता है तो कहता क्या है, यार इधर से कट पेस्ट करके बना दो और जमा करा दो। जब बच्चा 11th 12th में होता है, ड्रॉपर में होता है, तो वो हर टॉपिक की पीएचडी करने की सोचता है, यार ये भी पता लग जाए, ये भी पता। देखो ऐसे गलती करोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तमन्ना ने तो ये क्वेश्चन पूछा है, ये और बच्चों की भी समस्या है कि यार मेहनत तो करते हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार, लेकिन यार मार्क्स उतने नहीं आते। पहली बात तो जो टेस्ट सीरीज चलती है वो नीट के लेवल से थोड़ी हाई होती है, नीट से उसमें उसका पेपर थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन आपको अगर मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूं तो आपका कम से कम 140 और 150 के बीच में नंबर आने चाहिए। अगर आप जर्नल कैटेगरी के हैं, अगर आपके केमिस्ट्री में इतने नंबर आ रहे हैं, इतने फिजिक्स में आ रहे हैं, थोड़ा 5-10 ऊपर नीचे चलता है, कोई बात नहीं, तो आप विश्वास मान लीजिए कि आपका जो पेपर नीट में होगा उसमें आप 160 का आराम से कर लोगे, और 160 पर सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। जर्नल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अब 140 135 नंबर आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो फिर चिंता ना करो, फिर तो ठीक चल रहा है, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज होती है वो थोड़ी अप लेवल की होती है। दूसरी बात, अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर चिंता का विषय है। तो आप 160 की ना सोचो, पहले 140 लाने की सोचो। इसका एक ही तरीका है, घर पे बैठ के थ्योरी बहुत कम पढ़ना है और घर पे बैठ के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो, ये तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो तो 45 मिनट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जाने चाहिए और 15 मिनट थ्योरी में जाने चाहिए। अगर आप 45 मिनट थ्योरी में जाओगे और 15 मिनट क्वेश्चन में जाओगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे। तो तमन्ना ने जो पूछा उसका आंसर ये है कि घर पे बैठ के पेन चलाओ, दिमाग चलाओ, क्वेश्चन करो, और करो वही जो आपके सामने है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो 45 मिनट आपके क्वेश्चन करने में बीतने चाहिए। करके देखो 10 दिन के अंदर ना परिवर्तन हो जाए तो मान लेंगे। हम मैक्सिमम समय यार ये वो पढ़ के फटाफट निपटाओ और क्वेश्चन करो। आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हो, आप 11th 12th के स्टूडेंट नहीं हो कि आप बिल्कुल नहीं जानते हो। फटाफट फटाफट निपटाया, ट्रिक देखो, कॉन्सेप्ट लगाओ, फटाफट निकल जाओ उसको लेके। तो ये तरीका है। और अब तो सिलेबस खत्म हो चुका है, इन 2 चैप्टरों को छोड़कर बाकी जितने भी चैप्टर हैं सबके ऊपर 15 ही मिनट आपको थ्योरी में देना है और बाकी समय क्वेश्चन करने हैं। वही इंपॉर्टेंट बात है। और पहले क्वेश्चन करो, फिर ये देखो कितनी देर में हो रहा है, करो वही जो मेडिकल लेवल में आते हैं, और कोशिश करो कि पर सब्जेक्ट 135 140 नंबर जरूर आ जाए। अगर आ रहे हैं बच्चों के फिर तो ठीक है। आया समझ में? तो ऐसे आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। एक्चुअली में क्या है कि हम तरीका ही नहीं जानते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, हमें करना क्या है। हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमें करना क्या है। अरे करना क्वेश्चन है। तभी आपने ध्यान दिया होगा, मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, वही इंपॉर्टेंट। डाउट पूछो, क्वेश्चन करो, डाउट पूछो, वही इंपॉर्टेंट है। आप तमन्ना, आपने बताओ मेरे से कितने दिन हो गए क्वेश्चन पूछे हुए? हो गए ना?
तो ये गलत है। इसका मतलब आप पढ़ तो रहे होगे, ऐसा तो है कि नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो। बस तरीका सुधारो, आप ये कहना चाहते हो। हाँ हाँ। हाँ, मैं नीट के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। नीट का एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं अभी तो पता ही नहीं है यार, क्या बताऊं मैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी तो मान के चलो कि नहीं हुआ, बस खत्म बात है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हमें क्या पता बेटा अभी पोस्टपोन होगा कि नहीं, पूछा है। पोस्टपोन होगा तो दुनिया को पता लग जाएगा। अभी तो मान के चलो कि पोस्टपोन नहीं हुआ है, बस और क्या है। चलो, हो गए सबके डाउट। सर, रिवीजन के पहले एक ही सब्जेक्ट रिवाइज करें या सारे साथ ही करें? मतलब यार, हर बंदे का मैं बताऊं क्या है। जो सब्जेक्ट तुमको आता है उसका रिवीजन कम करो, जो तुमको नहीं आता है उसको ज्यादा करो। और ऐसे होता है भाई, पहले फिजिक्स नहीं आती है उसको रिवाइज करो, फिर केमिस्ट्री को रिवाइज करो, बायोलॉजी में कम समय दो जब रिवीजन का वक्त आए। यही तरीका होता है कि जो कम आता है उसको ज्यादा पढ़ो, और जो ज्यादा आता है उसको कम पढ़ो। बस, रिवीजन का यही फंडा है। हाँ, तो ये बात है। तो बच्चों, चलें आगे। चले बेटा, पढ़ाऊं आगे? और कोई डाउट तो नहीं? हाँ भाई, चलें आगे, कोई डाउट तो नहीं? और तो किसी ने कुछ भेजा नहीं है, जिसने भेजा उसको मैंने बता दिया। हाँ, चलो चलते हैं आगे हैं। हाँ, चलिए। अब मैं आपको बताता हूं, देखो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केमिस्ट्री समझने के लिए तीन थ्योरी पढ़नी पड़ती है। पहली, वर्नर थ्योरी। दूसरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। और जो तीसरी है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर, नहीं सॉरी, उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझाने के लिए तीन थ्योरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं और इससे आते हैं, लेकिन आते बहुत हैं। और वर्नर थ्योरी तो बहुत आसान है। जब इस चैप्टर की आप शुरुआत करते हो ना, तो आपको याद होगा वर्नर थ्योरी मैंने छोड़ दी थी, और मैंने कहा था भाई कल पढ़ाऊंगा। तो वर्नर थ्योरी ये लिखी हुई है, अगर आपने एनसीईआरटी खोल रखी हो। वर्नर थ्योरी पता क्या कहता है? वेरी सिंपल। जैसे मान लो कोबाल्ट है, मान लो कोबाल्ट है NH3 होल पावर 6 ब्रैकेट के बाहर Cl3, ये लिखा हुआ है। पता है, ये कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब बनता है तो मेटल की दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एनसीईआरटी में जो लिखा है मैं बता दे रहा हूं, बाकी आप पढ़ना। और आपने 12th में पढ़ा ही होगा, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। जैसे कोबाल्ट की 3 आएगी, और वो जो 3 आएगी वो इसकी वजह से आएगी, Cl। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से आएगी, यानी लिगेंड की वजह से आएगी, जो कि यहां 6 है। फिर बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है, मतलब उसकी टेस्टिंग आपको मिलेगी। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसकी टेस्टिंग नहीं मिलेगी, तो आप जो सब जानते ही हो। तो वर्नर थ्योरी में, और ये भी वो कहते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी में आयनिक बॉन्ड बनता है, और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी वो होती है, डायरेक्शनल होती है, यानी इसके अंदर जो शेप आती है वो सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से आती है। और 6 की शेप क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है। तो वर्नर थ्योरी मोटे रूप पे यही है।
तो मैं इस थ्योरी पे ज्यादा काम नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन करवा देता हूं। और इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं, देखो जो एनसीईआरटी में है, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है। इस पे एनसीईआरटी सवाल पूछता है, और एनसीईआरटी भी पूछता है, नीट भी पूछता है। वो क्या बनता है कि भाई ऐसा है कि मान लो ये कंपाउंड है COCl3 6 अमोनिया, दे दिया। अभी आंचल ने क्वेश्चन भी ऐसा पूछा था, याद है ना, कि सर वो कौन सा ज्योमेट्रिकल देगा, कौन सा वो देगा, है ना। कहते हैं जी 3 मोल AgCl के मिलते हैं, तो इसका मतलब इसके तीनों Cl बाहर होने चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कोबाल्ट, अमोनिया 6 और Cl3। ऐसे सवाल पूछा जाता है। ये दे देंगे 4 चॉइसेस और कहेंगे 3 मोल AgCl के मिले, बताओ उस कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या है। तो ये फार्मूला है। अगर कोई कहता है जी ये आंसर मिला, तो इसका भी जवाब मैं आपको देता हूं, CO, इसके बाद अमोनिया 4, अमोनिया 4, अमोनिया 4, और 1 मोल AgCl का मतलब आप समझते हो कि 1 Cl बाहर जाएगा। और कै Cl अभी बचे 2, 2 यहां आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि ये है कि ये है, कौन सा कंपाउंड GI शो करेगा, ये करेगा Ma4B2, ये नहीं करेगा क्योंकि सारे सेम है। और चल का यही तो क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन वर्नर थ्योरी पे था। बताओ कर लोगे वर्नर थ्योरी, पढ़ लोगे, इस पे इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या है। ऐसे लिख के दे देंगे ऐसे, और कहेंगे बताओ स्ट्रक्चर का फार्मूला क्या है। बाकी PY क्यू करो, अपने आप समझ में आ जाएगा। बस हो गया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो हो गई, इसमें ज्यादा बताना भी नहीं होता है। ठीक है, आ गया समझ में। हाँ पढ़ लेना आगे, है ना, कोई बात नहीं। और जानबूझकर इसीलिए नहीं पढ़ाया था। चलो अब चलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नहीं हाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चैप्टर बड़ा नहीं है, लेकिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही आपको, आपको कहोगे, आपको लगेगा कि हाँ यार सर ऐसा कर रहा है। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। हाँ ये है, ठीक है। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो आपको बताएगी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है, वीक लिगेंड क्या होता है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी कहती है कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन लेने से पहले मेटल हाइब्रिडाइजेशन करता है। जैसे ऐसे बोलेंगे कि भाई मेटल का जो काम है वो इलेक्ट्रॉन को लेना है, लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन देना और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना, ये तो आप जानते ही हो। तो मेटल खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेता है, और खाली ऑर्बिटल लेने से पहले वो हाइब्रिडाइजेशन करता है। तो वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बहुत तरह से हो सकते हैं, लेकिन मैं बस 2 ही की बात करना पसंद करूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बेटा आज और कल बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आज और कल बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और है भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 की बात होती है तो उसमें 2 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp3 और dsp2। आपने पढ़ा होगा कि जब अंदर का डी पार्टिसिपेट करता है तो dsp2, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होता है sp3d2 और d2sp3। ये आउटर डी का कॉम्प्लेक्स है, ये इनर डी का कॉम्प्लेक्स है। इन दोनों में तो दोनों बार शेप क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल बनती है। और इन दोनों में अलग अलग शेप बनती है, इसमें टेट्राहेड्रल शेप बनती है और इसमें स्क्वायर प्लेनर शेप बनती है। अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा वीक होगा, आपको यह पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है और वीक लिगेंड कौन है।
तो मैं पहले आपको बता दूं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या क्या कर सकता है। एसएल स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या 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 कर सकता है, क्या 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 कर सकता है, बताते हैं आपको। देखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये कर सकता है कि मान लो डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल हैं, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन है। बोलो भाई। तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर सकता है, सबकी पेयरिंग कर सकता, भगा देगा ऐसे, एक में दो, एक में दो, एक में एक, और अंदर के 2 डी खाली करवा देगा। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे डिपेंड करता है। आगे देखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और क्या कर सकता है। मान लो स्थिति में डी में 4 है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसको मान लो अंदर 2 डी खाली करने हो, तो एक तो पहले से ही खाली है, तो अब की बार वो क्या करता है, पार्शियल पेयरिंग करता है। पार्शियल पेयरिंग करता है, एक में दो, एक में एक, और 2 खाली करा लेता है। यहां हुई कंप्लीट पेयरिंग, यहां हुई पार्शियल पेयरिंग। इसे आप पार्शियल पेयरिंग का नाम कह सकते हो, इसे आप कंप्लीट पेयरिंग का नाम दे सकते हो, सीपी। ठीक है सर, क्यों? अरे यार एक बात बताओ, जब मुझे पता है कि मुझे एक ही खाली डी ऑर्बिटल करवाना है, एक तो पहले से ही खाली है, तो मैं ज्यादा ताकत क्यों लगाऊंगा यार। मेरे को जितनी सीटें खाली चाहिए उतनी मुझे मिल गई, और पहले मुझे सब में ताकत लगानी पड़ी। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड पार्शियल पेयरिंग भी कर सकता है सिचुएशन के आधार पे। और सुनो, आगे सुनो, ध्यान से सुनो। अगर डी में 3 ही हो और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो नो भी पेयरिंग करेगा, कोई ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं, पहले से 2 खाली है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये भी कर सकता है। उसके बाद मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड कुछ भी पेयरिंग ना करे, क्यों? क्योंकि बिना मेहनत के 2 खाली है। इसके बाद एक काम और हो सकता है। मान लो D9 का कॉन्फ़िगरेशन हो, 5 6 7 8 9 हो गए। अब मान लो मुझे एक डी खाली कराना हो, 2 ना कराना हो, एक खाली कराना, तो पीछे तो जा ही नहीं सकता, जगह ही नहीं, एक ऑर्बिटल में 3 हो ही नहीं सकते। तो फिर ये आगे भी एक्साइट करवा सकता है। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक्साइटेशन भी कर सकता है, पेयरिंग नहीं, एक्साइटेशन भी कर सकता है। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कमाल है। वीक क्या कर सकता है? वीक क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, जैसा है वैसे ही रहेगा। सर हमें कैसे पता लगेगा कौन स्ट्रांग है कौन वीक है? बताता हूं। अगर कार्बन से संबंधित ये ऑर्डर होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन, जो कार्बन डोनर होगा वो सबसे स्ट्रांग लिगेंड होगा, जैसे CN, जैसे CO। N जो होगा ये भी स्ट्रांग में आता है, जैसे अमोनिया, जैसे इथाइलिन अमीन। लेकिन जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग है, वाटर, ऑक्सलेट, ये वीक लिगेंड है। और हेलोजन भी वीक है, और हेलोजन तो वीक में भी वीक है। तो C और N को हम स्ट्रांग मानते हैं, और O और X को हम वीक मानते हैं। तो मान लो अमोनिया आया तो ऐसे सोचेंगे, वाटर आया कुछ नहीं सोचेंगे, जो है वो करेंगे। आया बच्चों को मेरी बात समझ में, C और N के बीच में? हाँ, एक आपको एक्सेप्शन याद रखनी पड़ेगी। इधर तो जगह है नहीं, मैं यहां लिखता हूं। एक्सेप्शन में आपको ये लिखनी पड़ेगी, एक्सेप्शन में, कि बेटा बताओ, ऑक्सलेट में डोनर कौन है? कौन है? ऑक्सीजन है। वाटर में डोनर कौन है? H2O। ये कैसे लिगेंड है? वीक। लेकिन ये कोबाल्ट के साथ में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये और जानकारी रखना, और बाकी आराम से क्वेश्चन पता लग जाएगा। आया समझ में?
नोट कर लिया? एक्सेप्शन या ट्रिक नोट कर ली? ओके। अब मैं आपके सामने एक चीज बता देता हूं, सुन लो। सारे क्वेश्चन कर लोगे कि अब इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुनो। पहला, हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ठीक। दूसरा, शेप बताओ। तीसरा, बताओ इनर डी कॉम्प्लेक्स है या आउटर डी कॉम्प्लेक्स है। चौथा, बताओ ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल है। बताओ ये कॉम्प्लेक्स जो है पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। समझ में आ रहा है? और बताओ ये कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका मान के चलो कलर्ड है या नॉट कलर्ड है। कलर्ड है या नॉट कलर्ड है। नॉट कलर्ड है। कलर्ड है या नॉट कलर है। और सातवां आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। यानी इस टॉपिक से PYQ क्वेश्चन उठाना, 7 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 7 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब मैं आपके सामने एक बात, एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी में कम ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे मेरी बात सुनो, यही दिखाता हूं। कोबाल्ट NH3 की पावर 6, यही एग्जाम्पल है, इसी को लेते हैं। कोबाल्ट NH3 6 और उस पर नेट चार्ज है 3 पॉजिटिव। कोबाल्ट NH3 6 होल पावर और यहां पे 3 पॉजिटिव। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 में 2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्या 6 में है sp3d2 या d2sp3 है? बिल्कुल है। और आपसे पूछा जाएगा बताओ क्या है ये। 7 तरह के क्वेश्चन आ गए। देखो, तो सबसे पहले कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 27। तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d7 4s2। 27 तो ये हो गया। तो यहां कोबाल्ट 3+ में है, तो 3 चले जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 3d6। तो जब आप 3d6 हो जाएगा तो 3d6 में देखो 1 2 3 4 5 6, आगे 4s खाली 4p खाली। अच्छा, अब इसके बाद मुझे ये पहले बताओ, अमोनिया कैसा लीगेंड है? स्ट्रॉन्ग। बताओ, चाहेगा ना कि अंदर से 2 डी खाली मिल जाए। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि आप sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करना पसंद करोगे या d2sp3, तो निश्चित रूप से d2sp3 को कहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अंदर वाला डी पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसकी एनर्जी कम है, वो स्टेबल ज्यादा है और स्टेबिलिटी सबको चाहिए। तो वो क्या करता है? अमोनिया पेयरिंग करवाता है। आप पेयरिंग कितनी ताकत लगानी है? 2 खाली कराना है, एक भी खाली नहीं है, पूरी ताकत लगा दो, कंप्लीट पेयरिंग। कंप्लीट पेयरिंग, जो ये 2 थे ये 3 में आ गए, और इधर जो 2 खाली थे, इधर एक जो खाली था और 3 ये खाली था, हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 हो गई, जो कि अमोनिया के ऐसे आ गए। बस। अब मैं आपको 7 तरह के क्वेश्चन देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन d2sp3, शेप ऑक्टाहेड्रल। खूब आते हैं क्वेश्चन। इनर डी कॉम्प्लेक्स या आउटर डी कॉम्प्लेक्स? सर इनर डी कॉम्प्लेक्स। स्टेबल या अनस्टेबल? सर स्टेबल, क्योंकि इनर डी पार्टिसिपेट कर रहा है। बताओ पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है डायामैग्नेटिक है। और कलर्ड या नॉट कलर? तो कलर के लिए तो डी डी ट्रांजिशन चाहिए, सीधी बात है। और कलर्ड के बारे में ये थ्योरी उतना अच्छा बताती भी नहीं है, इसलिए कलर की बात जो है ना वो अगली थ्योरी पे छोड़ दो। बाकी सर इसको छोड़ दो, कलर वाले को अगली थ्योरी में छोड़ दो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकलते हैं? इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को मैं बताऊं, देखो कैसे निकालते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना था? 27। 27 था, तो 27 इसके पास में इलेक्ट्रॉन थे। इसने कै दिए और कै लिए? 3 दे दिए। 3+ है ना, तो 3+ का मतलब इसने 3 दे दिए और 12 ले लिए अमोनिया से। समझ में आया? तो कितना हो गया? 36 हो गया बेटा। और अगर इसी को ही हम बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अगर ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी नोबल गैस से जाके मैच कर गया
तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। हो गया क्वेश्चन? तो इस तरीके से कलर वाले पॉइंट को छोड़कर आप 7 तरह के क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, और यही सवाल आते हैं, आप पीवाई क्यू करके देखिएगा। अभी यहीं पे अमोनिया होता, कोई जब क्लोरीन ब्रोमीन होता, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज होकर sp3d2 हो जाता। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता, तो हाइब्रिडाइजेशन में वहां DsP2 या sp3 हो जाता। तो जो सामान्य से क्वेश्चन है वो कर लोगे कि नहीं, इस थ्योरी के फटाफट बता दो। बोलो। ये 7 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल मैं क्वेश्चन फ्रेम में पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल मैं क्वेश्चन फ्रेम में पढ़ा रहा हूं कि ये 7 तरह के। कलर्ड वाला क्वेश्चन उतना इनका कंफर्म नहीं है, लेकिन बाकी आ जाता है, तो आराम से क्वेश्चन हो जाता है। बोलो बेटा। तो यहां पर हम एक बात कहना चाहते हैं कि इस तरीके से चीजें आपसे पूछी जाती हैं। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में क्या होता है, पहले देख लो उसका एटॉमिक नंबर है कितना, उसके बाद उसने कै दे दिए और कै ले लिए, उसी को कम कर, उसी को जोड़ दो। अगर वो नोबल गैस के बराबर आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कई गुना और बढ़ जाती है, और नहीं आता है तो फिर स्टेबल उस लेवल का नहीं होता है। सीधी बात है। तो सारे बच्चों ने एक सुर में मुझे बताया कि ये हो गया। अब मैं इसमें थोड़े से अलग से एग्जाम्पल करा देता हूं। देखो, थोड़े से अलग एग्जाम्पल यूं है कि जैसे मान लो निकिल CO4, ये 4 है। अब अपने दिमाग में एक बात बैठती है, ध्यान से सुनना, कि यार अगर पेयरिंग हो गई तो अंदर का डी पार्टिसिपेट करेगा, और पेयरिंग नहीं हुई तो बाहर का डी पार्टिसिपेट करेगा। दिमाग में ऐसा आता है। ठीक है, एक बात और। हाँ, एक चीज, अब मैं कुछ स्पेशल एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। लेकिन इसमें देखो, निकिल एटॉमिक नंबर कितना, 28, कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 3D8 4s2 हो गया, 3D8 4s2। यहां निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, तो यही रहेगा। अब 3D8 कैसे आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आगे 4s खाली पड़ा है, आगे उसके 4p पड़ा होगा, इन 4d भी होगा जिसको मैं लिख नहीं रहा। अब जरा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को छोड़कर बाकी जितने भी क्वेश्चन आप करोगे उसमें s पहले से ही खाली हो जाता था, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ ना कुछ मिलती थी, +2 +3, यहां तो 0 मिली। ये पहला एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा कलर बदल दूं, ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें ये देखने को आ रहा है कि एस भी खाली नहीं है और सीओ एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड अपीयरिंग तो कराएगा। तो जरा इसकी पेयरिंग थोड़ी सी अलग अंदाज में होती है, एक इलेक्ट्रॉन यहां आता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आता है, और इसके बाद जो नया कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, 4s खाली, आगे 4p खाली। क्या देख रहे हो, पेयरिंग करवाने के बाद भी अंदर डी खाली नहीं हुआ, फिर तो मजबूरी है। लेकिन चलो, अब तो 4 ऑर्बिटल चाहिए ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, तो s का 1 p के 3 आपस में मिल जाएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन को बताने के पीछे आपका मकसद क्या है? अरे भाई, मकसद ये है, मकसद ये है बच्चों, कि भाई पेयरिंग हुई भी और डी खाली हुआ भी नहीं। तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया और तुम इतना नहीं करना चाहते, तो 4 में 2 हाइब्रिडाइजेशन संभव है, sp3 dsp2, और ये CO का केस है, तो पेयरिंग भी होगी और अंदर का डी भी नहीं मिलेगा, तो खट से sp3 बोल दो। ये एग्जांपल हो गया। और sp3 में शेप टेट्राहेड्रल होती है वगैरह वगैरह, वो तो सब आप कर ही लोगे, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तो कर ही लोगे, उसमें कोई बात ही नहीं।
एक तो ये एग्जाम्पल याद रखना, और दूसरा एग्जाम्पल मैं कहूंगा आपको याद रखने के लिए ये वाला, Cu NH3 की पावर 4 और इस पे नेट चार्ज 2+। इसको भी देख लो। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है D10S1। यहां कॉपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2+ में, तो D9। और अपन D9 को कैसे दिखाएंगे, D9 को ऐसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे S खाली है, आगे P खाली है, तो ये 3D है, ये 4S है, ये 4P है। अब अमोनिया कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कुछ भी कर सकता है, और मुझे अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए 2d ऑर्बिटल खाली नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, और उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखो, पीछे भेज नहीं सकता, तो वो एक्साइट करके यहां पे भेज देता है। सर यही क्यों, क्योंकि अपने को 4 चाहिए ना, तो 4 यहीं तक खाली हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो यहां तक आ जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन उछल के यहां आएगा। तब जाके यहां पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी, DsP2। शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें एक्साइटेशन हुआ और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने हैं, और अगर आप PYQ करोगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार टकराएंगे, मिलेंगे, और अगर कोई नई चीज मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, एक चीज और बता दूं, मेरी बात सुनो। मैंने यहां पे लिख दिया, मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने लिख दिया निकल Cl4 2- और PtCl4 2- हो गया। अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर को देखते हुए, ये सामान्य एग्जांपल है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 या dsp2 होगा, कुछ भी sp3 d2 थोड़ी ना होगा, या तो sp3 या dsp2। तो मेरे दिमाग में आ गया कि भाई या तो sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन, या dsp2 होगा, या तो इस तरह से पूरा लिख लिख के करो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, और मेडिकल के क्वेश्चन तो फटाफट 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 निकलने होते हैं। तो निकल के सामने कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करेगा, तो पेयरिंग नहीं करेगा तो अंदर का डी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब चांसेस हैं कि sp3 हो जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, अगर वो मेटल दूसरी ट्रांजिशन सीरीज का है, या तीसरी ट्रांजिशन सीरीज का है, या चौथी ट्रांजिशन सीरीज का है, तो फिर वीक भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये बात अगली थ्योरी में हम पढ़ेंगे। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड 3D में देखते हैं, पहली ट्रांजिशन सीरीज में देखते हैं, दूसरे तीसरे में नहीं। उसमें तो सब वीक भी स्ट्रांग होते हैं, और स्ट्रांग तो स्ट्रांग होंगे ही, तो स्ट्रांग में पेयरिंग होगी, यहां पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट dsp2 होगा। क्यों, क्योंकि जो निकल है उसके नीचे प्लेटिनम है। अगर यहां पैलेडियम भी होता तब भी मैं यही करता। इसलिए स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का जो पंगा है ना, वो पहली ट्रांजिशन सीरीज में है, दूसरी तीसरे में नहीं। उसमें तो सभी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसमें सब में पेयरिंग होती है। ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक भी है और कॉन्सेप्ट भी है। तो मैंने इतनी देर में मोटे मोटे तौर पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। एक आध क्वेश्चन कोई नजर से रह गया होगा तो वो कोई बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, वो तो आप जब पूछोगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन PYQ क्वेश्चन करिए तो आपको यही मिलेंगे। बताइए, समझ में आया सेकंड थ्योरी? मैंने अभी तक आप लोग का मैसेज देखा ही नहीं, मैं एक फ्लो में पढ़ाता चला गया। बताओ भाई। हाँ, बिल्कुल। अब उसमें वो पूछ लेंगे शेप क्या है, पैरा है कि डाया है कि स्क्वायर प्लेन, पता नहीं, यही फालतू उल्टू क्वेश्चन पूछते रहते हैं। बोलो भाई। तो मैंने एक फ्लो में जानबूझकर जो है अच्छी तरीके से कराता चला गया, और इस तरीके से 2 थ्योरी आप कर ली है। आज घर पे जाके क्या यार, आदत बनी हुई है बोलने की, घर पे जाके घर में बैठे हो, मतलब घर पे बैठ के जो है
आप सभी जो है ना, इन दो टॉपिकों के क्वेश्चन करना, ध्यान रखना। इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे 45 में। और बहुत बड़ी बात है भाई, मैं सबको डॉक्टर बनाना चाहता हूं, मेरे पास जो पढ़ता है। बस थोड़ी सी अपनी कमी सुधार लो। और अभी भी अगर मैं मान लूं कि अगस्त में है, तो कम से कम अपने पास में आधा जून पड़ा है और आपके पास में जुलाई पड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधी बात है। हाँ, तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हो। और मुझे बताओ, अब अगली थ्योरी पे चले। बाकी ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। एनसीईआरटी मोड में पढ़ाने का फायदा ही मिलता है कि चीजें सब कुछ सामने। अब आपको अगर समझ में आ गया है, अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन करने बैठ जाना। ना समझ में आया है तो पढ़ लेना। और समझ में आ भी गया है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ये जो बीच बीच में दिख रहे हैं, आगे होंगे जरूर, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा। सब होगा ही बिल्कुल। ये देखो, ये बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये देखो। इस पे बच्चे ध्यान नहीं देते। यही सब दिया है, वो एमएनसीएल 6 सब दिया है, इतने क्वेश्चन है, करो इसको। लेकिन कर जरूर लेना बेटा सारे। हाँ, ये देखो, सारे क्वेश्चन है। एनसीईआरटी तो बहुत शॉर्ट में चीजें लिखती है ना, अच्छी आदत है। अच्छा भी लगता है कि पतली किताब में अपना हो जाता है। हाँ, हो गया। ये देखो, अब जैसे लिखा है द मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 है। कितना है? 5.9। पता है? तो 5.9 है तो इसका मतलब ये हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4। 4 में 2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 या dsp2। बीआर कैसा लीगेंड है? वीक, तो पेयरिंग नहीं होगी। तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 ही रह गए। मैंने एक बार ट्रिक बताई थी ना कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि जितना जैसे 5.9 लिखा हो तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। तो अगर कोई पूछे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5, तो अपना करके देख लो, अनपेयर्ड में 5 ही आएंगे। और पेयरिंग होनी नहीं है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। sp3 कहीं लिखा होगा, ये लिखा है शुड बी टेट्राहेड्रल। शुड बी टेट्राहेड्रल, तो sp3 में तो टेट्राहेड्रल ही होता है। ये जरूर करना भाई। और इस थ्योरी की कुछ कमियां हैं, उसको पढ़ लेना, उसमें कोई बात नहीं, कमियों वाली कोई बात नहीं। हाँ, अब जो अगली थ्योरी है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। और ये मेरी अंतिम थ्योरी है, इसको मैं आज बता दूं, कल कंप्लीट कर दूंगा। तो आज मैं इतना पढ़ा देता हूं कि कल आराम से 1 घंटे में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और पूरी इनऑर्गेनिक एक तरीके से केमिकल बॉन्डिंग को छोड़ के खत्म हो जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग अगले वीक खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन यार, सवाल सिलेबस का नहीं है। सवाल मैं चाहता हूं आप मेरे से सवाल पूछो, मेरे से डाउट पूछो, और करो जिस तरह से मैं चाहता हूं, क्वेश्चन फ्रेम में काम करो। थ्योरी 15 मिनट, क्वेश्चन 45 मिनट। अगर आप थ्योरी 45 मिनट करोगे तो आप 11th 12th मॉड में पढ़ रहे हो, फिर आपको देख लो आपको क्या करना है। 10 बुक्स मत करो, एक बुक करो, कंसेप्ट क्लियर रखो, ट्रिक लगाओ, और हर टॉपिक की पीएचडी करने की कोशिश मत करो। नहीं तो नहीं होगा सिलेक्शन फिर। पीएचडी तब करना जब टीचर बन जाओ, सीधी बात है। और अभी आपका टीचर बनने का सपना नहीं है, अभी आपका डॉक्टर बनने का सपना है। सीधी, भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। लेकिन फिर वही बात है, मेहनत तो करनी पड़ती है। देखो, एक्चुअली में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको स्प्लिटिंग बताई जाती है, और इसमें यह कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? इस थ्योरी की बात कर रहा हूं। और इसमें मेटल को और लिगेंड को पॉइंट चार्ज बोला गया है। फिजिक्स में पॉइंट चार्ज पढ़ाया जाता है, और यह कहा जाता है कि जब लिगेंड मेटल के पास घुसता है तो उसमें तोड़ फोड़ मचा देता है, स्प्लिटिंग पैदा करता है। और वो स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में भी होती है, वो स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में भी होती है। और वो कैसे कैसे होती है, वो सारी जानकारी हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देती है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे अगर मैं डायरेक्ट मुद्दों की बात करूं जिसका डिस्कशन हो चुका है, ये देखो फिगर बना हुआ है। इस फिगर पे मैं बात करता हूं, ध्यान से देखो, बहुत अच्छी तरीके से देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। भाई जी सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअली में ये मेटल है डी ब्लॉक का। ये मेटल है किसका? डी ब्लॉक का। हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसको लीगैंड ने चारों तरफ से घेर लिया। लीगैंड मान लो 6 आ गए ऐसे। तो एक स्फेरिकल फील्ड पैदा हुई।
और स्फीयर से जितनी दूरी इसकी थी उतनी इसकी थी, उतनी इसकी थी, उसकी इतनी थी, उसकी उतनी थी, इसकी इतनी थी। अब जरा ध्यान से सुनना। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और पांचों की एनर्जी सेम होती है। डी एक्स वाई वाई, जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर एनसीईआरटी खुली होगी तो आपको दिख रहा होगा। जब लिगैंड ने स्फेरिकल फील्ड क्रिएट करी, चारों तरफ से घेर लिया, तो स्फीयर तो सबको बराबर से रिपेल करता है। और लिगैंड पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। और इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे इन वाले ऑर्बिटल में, इनको रिपेल करेगा, तो रिपेल करने से एनर्जी बढ़ेगी नहीं। लेकिन चूंकि दूरी सब बराबर है तो एनर्जी सबसे बराबर से बढ़ गई। देखो, पहले 5 डी जनरेट थे, अब भी 5 डी जनरेट है, क्योंकि यहां की जो फील्ड थी वो स्फेरिकल फील्ड थी, क्योंकि शुरुआत में स्फेरिकल फील्ड पैदा हुई। मतलब मेटल बीच में बैठा था, चारों तरफ से लिगैंड ने घेर दिया, स्फेरिकल फील्ड प्रोड्यूस कर दी, रिपल्शन बराबर से लगा, लेकिन एनर्जी सबकी बढ़ी, इसीलिए डी स्प्लिटिंग नहीं हुई और वो 5 बढ़ गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ये दूर से तो बॉन्ड बनते नहीं, पास आते हैं और पास आते हैं, और पास आके ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं 6 में। तो एक ही बात बताओ, इसमें हम देखते हैं कि जब वो बॉन्ड बनाने आते हैं तो 6 लिगेंड में क्या होता है? 2 एक्स एक्सिस पे आते हैं, 2 वाई एक्सिस पे आते हैं, 2 जेड एक्सिस पे आ जाते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। आ गया? ध्यान से देखना बेटा भाई, पहले 6 तो दूर दूर थे और स्फेरिकल फील्ड बना रहे थे, इसलिए पांचों की एनर्जी बढ़ गई, लेकिन अभी स्प्लिटिंग नहीं हुई। अब क्या हुआ कि 6 जो थे वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने लगे, 2 एक्स एक्सिस पे आ गया, 2 वाई एक्सिस पे आ गया, 2 जेड एक्सिस पे आ गया। देखो, 2 एक्स एक्सिस, 2 वाई एक्सिस, 2 जेड एक्सिस, ऐसा कुछ बना दिया उन्होंने। तो एक बात बताओ, जब 2 लिगेंड एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे, 2 लिगेंड वाई एक्सिस पे आ जाएंगे, 2 लिगेंड जेड एक्सिस पे आ जाएंगे, तो क्या ये वाले जो डी ऑर्बिटल हैं जिनका नाम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, ये भी एक्सिस पे बैठे हैं और लिगेंड भी एक्सिस पे आ गए, तो क्या इनमें रिपल्शन ज्यादा नहीं होगा? और जो एक्सिस के बीच में बैठे हैं यानी ये, उनसे रिपल्शन कम होगा। आप ही बताओ, मैं किसी के ठीक सामने जाके खड़ा हो जाऊं तो मैं उसको ज्यादा प्रभावित करूंगा, और जो मेरे दाएं बाएं है उसको मैं कम प्रभावित करूंगा, या उसको इफेक्ट में कम डालूंगा। तो अब देखने में आता है कुछ डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ की घट जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि जो एक्सिस के बीच वाले हैं उनको रिपल्शन कम मिला, तो उनकी एनर्जी कम बढ़ी, और जो एक्सिस के ऊपर वाले हैं उनको रिपल्शन ज्यादा मिला, वो 2 हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वो ऊपर हो गया। इनको हम बोलते हैं T2G, इनको हम बोलते हैं EG। ये बात तो आपको पहले भी हम बता चुके हैं और वैसे भी आपको पता होगी। और बीच से एक लाइन जा रही होगी, आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर एनर्जी हमेशा प्लस मानी जाती है, इसके नीचे हमेशा माइनस मानी जाती है, और इस जगह पे 0 मानी जाती है। और इसी सेंटर को बारी सेंटर कहते हैं। बारी सेंटर वो सेंटर होता है जहां पे 5 डी ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी 0 होती है, उसके ऊपर प्लस, उसके नीचे नेगेटिव। अब ये 3/5 और 2/5 कैसे लिखा मैं बता देता हूं। यहां 3 ऑर्बिटल है ना, तो इनका 3 ऑर्बिटल को मैं ऐसे लिखता हूं, ये 3, इनकी एनर्जी एक की मानी जाती है माइनस में 0.4 पर इलेक्ट्रॉन, माइनस की, और ऊपर वाले की मानी जाती है प्लस में 0.6 पर इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो, 0.4 इंटू 3 कितना हुआ? -1.2, और 0.6 इंटू 2 कितना हुआ? प्लस का 1.2। तो माइनस का 1.2 और प्लस का 1.2, नेट वैल्यू क्या हो गई? 0।
अब मैंने तो 0.4 लिखा है, इन्होंने 2/5 कर दिया है। 2/5 0.4 ही तो होता है। और मैंने यहां 0.6 लिखा है, तो ये 3/5 हो गया। तो अब जो 5 ऑर्बिटल हैं वो बट गए दो भागों में। एक में 3 आ गए, एक में 2 आ गए। 3 वाले 3 क्यों हैं, 2 वाले 2 क्यों हैं, 3 वाले नीचे क्यों हैं, 2 वाले ऊपर क्यों हैं, समझा दिया मैंने। और इनको इनको 2/5 और 3/5 लिखने का उद्देश्य क्या है ये बता दिया, और बारी सेंटर क्या है वो बता दिया। अब लिगेंड जितना तगड़ा होगा उतनी ही स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, उतना ये बीच का जो गैप होगा, इस गैप को हम डेल्टा ओ कहते हैं। ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए है, ये उतना ही ज्यादा होगा। ये सब लिखा हुआ है। अब लिगेंड कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है, इसके लिए पूरी एक टेबल दे रखी है ये, और इस टेबल को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं इसको पूरे को। और ये हमें बताता है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग में भी कौन स्ट्रांग है। जैसे सीएन भी स्ट्रांग है, सीओ भी स्ट्रांग है, लेकिन इन दोनों में सीओ ज्यादा स्ट्रांग है। और सबसे वीक कौन है, यहां से अगर मैं इसको हटा दूं जिससे आप लोग को दिखने लगे, इसमें सबसे ज्यादा वीक है आयोडीन। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की जो सीरीज है उसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये 2/5 3/5 और ये जो पूरा फिगर है वो समझ में आया सबको? हाँ या ना में जवाब दो मेरे को। फिर मैं इसको कैसे याद करोगे भी बताता हूं। पहले बताओ ये समझ में आया आपको? और ये तो हम लोगों ने +2 में भी पढ़ा ही होता है, क्या बात है। अब अगर थ्योरी समझ में आ गई होगी तो मत पढ़ना। बाय द वे नहीं आई, एक बार पढ़ लियो, ये सब लिखा होगा और क्या है। बोलिए बेटा। चलो, अब इसकी ट्रिक बताऊं, याद कराऊं। देखो, इसकी ट्रिक सुनो। यहां से यहां तक एक ट्रिक है, यहां से यहां तक एक दूसरी ट्रिक है, और यहां से यहां तक एक तीसरी ट्रिक है, क्योंकि काफी बड़ा हो गया है ना। देखो ट्रिक बताता हूं। आई बहार, सचिन कल से फरार। आई बहार, सचिन कल से फरार। दूसरी ट्रिक सुनो। ओहो, ऑक्स ने, ऑक्स समझते हो, बैल ने पानी पिया नाक से। लोग मुंह से पीते हैं, तभी मैंने कहा ओहो। कई बार बैल नाक से भी पानी पीते हैं, इसीलिए उनको बैल कहते हैं। ठीक है। ओह, ऑक्स ने पानी पिया नाक से। और अगली ट्रिक है, इडियट अमन, इडियट अमन, अमोनिया, प्रेजेंट इन कनाडा एंड कोलंबो। इडियट अमन प्रेजेंट इन, प्रेजेंट का कोई मतलब नहीं, इन कनाडा एंड कोलंबो। तो ट्रिक है, आई बाहर सचिन कल से फरार। ओह, ऑक्स ने पानी पिया नाक से। और तीसरी ट्रिक है, इडियट अमन प्रेजेंट इन कनाडा एंड कोलंबो, कनाडा एंड कोलंबो। पूरी ट्रिक याद हो गई होगी, बोलो बेटा समझ में आया? आई बहार सचिन कल से फरार, ओ ऑक्स ने पानी पिया नाक से, और इडियट अमन प्रेजेंट इन कनाडा एंड कोलंबो। बोलो भाई। पूरी ट्रिक याद हो गई? अपने आप याद हो जाएगा कौन स्ट्रांग है, इतनी याद करनी है आपको। फिर से बता देता हूं, लिख लो। आई बहार सचिन कल से फरार,
ओह, ऑक्स ने पानी पिया नाक से, नाक से, नाक से, एनसीएस। और उसके बाद इडियट, इडिटिए, इडियट अमन इन कनाडा एंड कोलंबो। हाँ, ऐसे। तो ये जो स्प्लिटिंग हुई है, ये ऑक्टाहेड्रल में हुई है, समझे बेटा? और जब हम ऑक्टाहेड्रल में करते हैं, तो मेरी बात सुनो बेटा, क्या होता है मैं बताता हूं। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग में दो भाग होते हैं, सुनो, ऐसे समझाता हूं आपको। एक में दो ऑर्बिटल आते हैं, एक में तीन आते हैं बच्चों। अब जो आगे एनसीईआरटी में लिखा मैं समझा देता हूं। ये कौन है? डी एक्स वाई। ये कौन है? वाई जेड। ये कौन है? एक्स जेड। ये कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कौन है? डी जेड स्क्वायर। ये तो मैंने समझा ही दिया। बीच की एनर्जी कितनी है? डेल्टा ओ। ये बीच की लाइन कौन है? बैरी सेंटर। बैरी सेंटर क्या होता है? जहां पे 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी जीरो मानी जाती है, उसके ऊपर प्लस, उसके नीचे माइनस। और इस एनर्जी को हम सी एफ एस ई भी बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं, सी एफ एस ई। और इसकी ये कोशिश होती है कि सी एफ एस ई नेगेटिव रहे, क्योंकि नेगेटिव का मतलब नीचे रहना, और नीचे रहने का मतलब एनर्जी कम रहना, और कम रहने का मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। ये भी कोई पूछने की बात है? तो हमेशा सी एफ एस ई या तो जीरो लाने की कोशिश होती है, और ज्यादातर चॉइस किसकी होती है? माइनस की। लेकिन सी एफ एस ई कभी भी पॉजिटिव नहीं होती, नेवर पॉजिटिव, नेवर पॉजिटिव। नेट नेगेटिव के ही पक्ष में जाएगा। अब सुनो, मैं जवाब देता हूं। अब मैं डी वन, डी टू, डी थ्री, डी फोर, डी कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं। देखो, डी वन, डी टू, डी थ्री में कोई पंगा नहीं, इलेक्ट्रॉन यही आएगा। ये भी कोई पूछने की बात है? पहले लो एनर्जी लेवल भरेगा। लेकिन जब डी फोर कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो उसके सामने दो ऑप्शन होंगे कि भैया या तो पेयर्ड हो जाओ। लेकिन पेयर्ड हो गए तो ये तीन विरोध करेंगे। एक कमरे में दूसरे की एंट्री होती है तो विरोध करता है वो थोड़ा बहुत। तो उसके लिए आपको एनर्जी लेनी पड़ेगी पी, पेयरिंग के लिए कुछ ताकत लेनी पड़ेगी। बैठने दे मेरे को। और या फिर अगर इस लड़ाई झगड़े से आप परेशान हो गए, तो आप कहोगे मैं रहते ही नहीं, और मैं डेल्टा ओ एनर्जी लेके ऊपर चला जाऊंगा। और यह समस्या कहां से शुरू होती है? डी फोर से। डी फोर से, क्योंकि चौथे इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ तो एनर्जी लेनी पड़ेगी, या तो पी एनर्जी ले पेयरिंग के लिए, और या फिर डेल्टा ओ ले। और मरता क्या ना करता, जब एनर्जी लेनी ही पड़ेगी तो बंदा क्या कहेगा? अरे यार, फिर जो कम है वही दे दो। अब पेयरिंग कम है, डेल्टा ओ ज्यादा है, फिर पेयरिंग होगी। और उसके बाद अगर पेयरिंग ज्यादा है, डेल्टा ओ कम है, फिर पेयरिंग नहीं भी होगी। अब जैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो तो गैप बढ़ा देंगे। गैप बढ़ाने से क्या होगा? अरे क्या होगा? गैप बढ़ाने से ये होगा, डेल्टा ओ बढ़ गया, फिर तो पेयरिंग वाली ठीक है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग होती है, और वीक लिगेंड में ये डेल्टा बहुत कम होता है। तो फिर ठीक है भाई, ऊपरी चले जाओ। और ये समस्या डी फोर से शुरू होती है इस केस में, डी फाइव में भी होती है, डी सिक्स में भी होती है, डी सेवन में भी होती है, फिर एट नाइन टेन में नहीं होती। मतलब डी फोर से लेकर डी सेवन तक देखना पड़ता है कि लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है। डी वन, डी टू, डी थ्री में नहीं देखना पड़ता, डी एट, डी नाइन, डी टेन में नहीं देखना पड़ता। कंफर्म है कि कहां होना है, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वीक हो। मैं दिखा देता हूं आपको एग्जांपल। डी फोर में तो है ना, और इस सेवन तक प्रॉब्लम रहेगी, एट में नहीं होगी। मैं दिखा देता हूं आपको डी एट में कैसे नहीं होगी, बता देता हूं। देखो, स्प्लिटिंग हुई, और यहां पर तीन, और यहां पे कितने? दो। अब आठ भरना है। आठ कैसे भरोगे? एक, दो, तीन। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो भाई पहले भाई पेयरिंग कर लो, चार, पांच, छह। अरे अब तो ऊपर जाओगे, अब तो नहीं आ सकते, और आठ करना है तो आठवां यहां आएगा।
ये मैंने किस में माना? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में। ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसमें T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। और Eg में कितने आ गए? 2। आपके समझ में आ गया? अब मैं वीक लिगेंड लेता हूं, और वीक लिगेंड में क्या होगा? 3 और 2। अब जरा वीक देखना, 1 2 3 पेयरिंग तो होगी नहीं, वीक लिगेंड है, ऊपर चलेगा। चौथा, पांचवा नहीं जाएंगे। अब क्या करेंगे? अब तो पेयरिंग करेंगे, तो पेयरिंग ले तो फिर नीचे, ठीक है। तो छठा, सातवां, आठवां हो गया। अब ये कॉन्फ़िगरेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन मिला के देख लो, स्ट्रॉन्ग में भी वही आ रहा है, वीक लिगेंड में भी वही आ रहा है। क्या? T2G में 6 और Eg में 2। तो ध्यान रखिएगा, D1 D2 D3, D2 D3 में स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड की जरूरत नहीं पड़ती। D8 D9 D10 में भी जरूरत नहीं पड़ती। पता है क्या होना है? दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, कुछ भी कर दो, लेकिन D4 से D7 तक देखोगे कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और भी कब देखोगे D4 से D7? जब पहली ट्रांजिशन सीरीज है। अगर दूसरी ट्रांजिशन सीरीज है तो वो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो पता ही है कि वहां पेयरिंग होनी है। इसलिए समस्याएं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में D4 से लेकर D7 तक होती हैं। फिर देखना पड़ता है कि पेयरिंग कितना है और डेल्टा ओ कितना है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि डेल्टा ओ या डेल्टा किन किन बातों पे डिपेंड करता है, और वो उन्होंने शायद आगे बताया भी होगा। लेकिन मुझे सारे बच्चे पहले ये बताओ, मैं भी जा रहा हूं, पहले बताओ यहां तक समझ में आया आपको? यही सब लिखा है आगे, देखो D4 ये सब लिखा हुआ है। देखो मैंने जो पढ़ाया वही लिखा है। D4 लेस देन P होगा तो ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढमका होगा, इस तरीके से होगा। और ये स्प्लिटिंग इन्होंने करी है टेट्राहेड्रल में। ये तो मैंने ऑक्टाहेड्रल का बताया है। बोलो बेटा, जवाब दो। क्वेश्चन जरूर करियो भाई। बिल्कुल। और आज की एक अंतिम डेट बता दें, उसके बाद फिर कल के लिए भी रख लेते हैं इस चैप्टर को, कल खत्म भी कर देंगे, ठीक है। एक बस ये और बता दूं, उसके बाद आपको बता देता हूं। अगर आप इसको देखो, स्प्लिटिंग को, टेट्राहेड्रल फील्ड को देखो, तो आपको टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या दिख रहा है? पहले बराबर से बड़ी स्प्लिटिंग तो हुई, लेकिन अब की बात 3 ऊपर चले गए, 2 नीचे हो गए। और ये हो गया हमारा बारी सेंटर, इसको आप डेल्टा टी कहते हैं। 3/5 अब ये होगा, 2/5 ये होगा, ऊपर प्लस ऊपर नेगेटिव। बस मैं ये समझा देता हूं कि इसमें ये 3 ऊपर कैसे चले गए और 2 नीचे कैसे आ गए। देखो, इसको मैं और समझा देता हूं, बाकी तो आप देखो। बेटा एक बात बताओ, देखो टेट्राहेड्रल फिगर ध्यान से देखना। मैंने एक क्यूब बनाया, बनाया। जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो वहां पे अगर यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे अगर आप देखो, ये 4 लिगेंड है, लिगेंड 1, लिगेंड 2, लिगेंड 3, लिगेंड 4 क्यूब में है। अगर आप देखो सॉलिड स्टेट के हिसाब से, तो आपको नहीं लगता है कि 3 के ऊपर एक है, इस 3 के ऊपर एक है, अगर इधर से व्यू करो, और 3 के ऊपर जब एक आता है, तो इसी को ही तो हम सॉलिड स्टेट में टेट्राहेड्रल वाइड कहते थे। तो यहां पे बीच में, इस जगह पे बीच में मेटल है, ये मेटल है। तो जब ये 4 लिगेंड आएंगे, ध्यान से देखना, जब ये 4 लिगेंड आएंगे और ये सिचुएशन होगी, तो जब ये होगी, तो आप मुझे ये पहले बताओ कि अब जो है, जब ये 4 लिगेंड इस तरह से आएंगे, तो पहले तो मैं एक काम कर लेता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसके ऊपर जेड एक्सिस। इसको मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, इसको मैंने वाई एक्सिस ले लिया। ले लिया भाई, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ले लिया। तो एक्स और वाई एक्सिस अगर आपने ले लिया, तो एक बात बताओ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फिगर बनाओ। कैसे बनेगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का? मैं कलर बदलता हूं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया।
ये हो गया एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर छोड़ दो, मैं बताऊंगा क्यों छोड़ दो, बताता हूं, थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेट ना हो। अब मुझे एक बात ये पहले बताओ, इसकी जो लोब मुझे मिली, ये क्या आपको नहीं लगता है इस दीवार के बिल्कुल बीच में मिली? और उस लिगेंड से इसकी जो दूरी है, ये वाली दूरी कितनी होगी? पूरी लेंथ तो √2a होगी, तो ये लेंथ कितनी होगी? √2a/2, यानी a/√2। इसका मतलब इन चार लिगेंड से वो डी ऑर्बिटल जो एक्सिस के ऊपर थे, वो a/√2 दूरी पर है। ए एज लेंथ हो गई। और अगर बेटा मैं आपके सामने डी एक्स वाई बनाऊं, तो डी एक्स वाई कैसे बनेगा? एक्स ये वाई, ये करीब ऐसे बनेगा, बनेगा डी एक्स वाई। और वो इस जाके इस एज से टकरा रहा है, और इस एज के सेंटर पर है। तो अगर एज के सेंटर पे है, तो इस लिगेंड से दूरी कितनी है? a/2। बताओ, a/2 दूर है इस लिगेंड से, या a/√2? ये पास है। क्यों? जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है इस नीचे वाली वैल्यू से, तो वैल्यू छोटी होती है, यानी ये पास है। इसका मतलब ये लिगेंड जो एक्सिस के बीच वाले डी ऑर्बिटल हैं, उनको ज्यादा रिपेल करेगा। और एक्सिस के बीच वाले कौन है? एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड। उनकी एनर्जी अब की बार ज्यादा बढ़ेगी, और आप देख सकते हो उनकी ज्यादा बढ़ी। और जो एक्सिस के ऊपर वाले दो हैं, उनकी एनर्जी कम बढ़ी, इसलिए वो नीचे आए। और इस बार हम T2G नहीं कहते हैं, जी ऑक्टाहेड्रल के लिए कहते हैं, इनको तो सिर्फ T2 कहते हैं, जी हटा देते हैं और इनको EG ना बोल के सिंपल E बोलते हैं। तो टेट्राहेड्रल में ये उल्टा पुल्टा क्यों है और ऑक्टाहेड्रल में क्यों था, ये फिगर मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये बारी सेंटर है, ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा। 3/5 को 2 बार जोड़ो, 2/5 को 3 बार करो, और फिर सम करोगे तो 0 ही आएगा। ये स्प्लिटिंग आपके लिए हो गई। बाकी इसकी बातें कल बताएंगे, और कल ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, ये जो मैंने फिगर बनाए कलर्ड फुल, क्या वो समझ में आए आपको? कल इस चैप्टर का समापन हो जाएगा, लेकिन कल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्योंकि इस चैप्टर के तीनों दिन बड़े खतरनाक हुए, कल भी था आज भी हुआ। लेकिन आज 11:15 बज चुके हैं, बोले 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 थक गया मैं, और बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अब मुझे बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? बोले 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 समझ गया। हाँ, तो यहां तक आप पढ़ लेना, और फिर कलर वाली जो कहानी है वो हम आपको कल सुना देंगे। और लास्ट में एक कंपाउंड आएगा ऑर्गेनोमेटलिक, वो कल पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन विश्वास मानिए कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो डेड श्योर आने हैं, तीसरा भी आ सकता है। और 45 में अगर 3 क्वेश्चन का हिसाब किताब अगर ये चैप्टर देता है, तो सीधा है, कुछ नहीं करना है, 20 साल के PYQ कर लो, उसी से घूम फिर के आ जाएगा। बाकी आप